नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी होने वाली है बीएड सेकंड ईयर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बीएड सेकंड ईयर में आपका एक पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। उसी में ही एक यूनिट आपकी आती है जिसमें हम क्वालिटीज ऑफ गुड टूल्स एंड मेथड्स ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट्स, यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन के लिए जो भी हम टूल्स यूज़ करते हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो भी हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं उनके क्या क्या गुण होने चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। इनमें आप 4-5 क्वालिटीज़ को देखेंगे, जिनमें से 3 क्वालिटी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी आपकी 99% जो है एग्जाम में देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आप बुक में देखेंगे इन्हीं क्वालिटीज़ को तो बहुत ही ज़्यादा मिक्सअप करके दिया हुआ है और बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया गया है, लेकिन यहाँ हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतना ज़्यादा मिक्सअप करके नहीं पढ़ेंगे। जितना ज़रूरी है और जितना एग्ज़ाम के में आता है और जितना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, नेसेसरी है, वही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में हम यहाँ पर इन्हीं पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आपका 99% ये जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। दोस्तों आपने देखा होगा, पहले हम वैलिडिटी की थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन बना लेते हैं जिससे आपको इसका बेस क्लियर हो जाए और ये चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। क्वालिटीज़ ऑफ गुड टूल्स एंड मेथड्स ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट्स। एजुकेशनल मेजरमेंट्स यानी जब भी हम किसी बच्चे की जो भी एजुकेशनल अचीवमेंट्स होती है, यानी कि शैक्षणिक उपलब्धि होती है, बच्चे ने कितना अचीव किया है, जब हम उसको मेज़र करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए जिस भी टूल का यूज़ कर रहे हैं या जिस भी मेथड का यूज़ कर रहे हैं, जो भी टूल या मेथड हम यूज़ कर रहे हैं बच्चे का वैल्यूएशन करने के लिए, बच्चे का मेजरमेंट करने के लिए, तो उन टूल और मेथड्स में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लगभग 6 क्वालिटीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। वैलिडिटी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वैधता, रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता, नॉर्म्स मानदंड, कॉम्प्रहेंसिवनेस यानी कि व्यापकता, प्रैक्टिकबिलिटी यानी कि व्यवहारिकता। 6 क्वालिटीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इनमें से हम केवल और केवल 4 क्वालिटीज़ को करेंगे। फर्स्ट 4 क्वालिटीज़ को हम करेंगे वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी और नॉर्म्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, तीनों में से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। ठीक है, नॉर्म्स भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको भी हम करेंगे। बाकी जो दोनों की दोनों है ये कभी एग्जाम में आती नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज हम वैलिडिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और नॉर्म्स को भी जो है आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे, कोई भी वीडियो मिस ना हो, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना होगा, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए वैधता के बारे में हम देखते हैं, वैलिडिटी क्या है। अगर आप बुक में देखते हैं दोस्तों तो बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जितना ज़रूरी है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए उतना ही हम करेंगे। वैधता, इसको एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। मान लीजिए आप एज अ टीचर किसी स्कूल में काम कर रहे हैं और आपने एक टॉपिक पढ़ाया। ठीक है, आप ये चाहते हैं हमें बच्चों के ये चीज़ चेक करनी है कि बच्चे ने उस टॉपिक का कितना याद कर लिया है। हमें सिर्फ ये चीज़ चेक करनी है कि बच्चे की मेमोरी कितनी है, याद करने की शक्ति कितनी है। तो हम जो टेस्ट बनाएंगे उसको मेज़र करने के लिए, जानने के लिए चीज़, हम एक टेस्ट बनाएंगे या कोई मेथड यूज़ करेंगे। तो जो हम अगर मान लीजिए टेस्ट बना रहे हैं तो टेस्ट में हम इसी तरह के क्वेश्चंस रखेंगे जिससे कि हमें ये पता चल सके बच्चे ने कितना याद किया है। मतलब हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रखेंगे या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रखेंगे, जैसे ट्रू फॉल्स हो गया या आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, वन वर्ड्स टाइप क्वेश्चन हो गए। इस तरह के क्वेश्चंस हम रखेंगे ताकि उसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे, जिससे हमें पता चले बच्चे का कितना याद हो चुका है जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमें ये चीज़ चेक करनी है बच्चे ने इस टॉपिक को कितना समझा है, बच्चे में कॉम्प्रहेंसिव कितनी आई है, इस टॉपिक से रिगार्डिंग कितनी समझ आई है, तो हम क्वेश्चंस में उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी ऐड कर देंगे या लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा और अच्छी तरीके से क्वेश्चन को ऐड कर देंगे ताकि बच्चे की समझ का भी हमें पता चल सके। अगर हमें ये पता करना है कि बच्चे की एप्लीकेशन जो एबिलिटी है वो कितनी
अच्छी है, यानी कि हमने कोई टॉपिक कराया है, बच्चे ने उसको कितनी अच्छी तरीके से समझा है और क्या बच्चा उस टॉपिक से रिगार्डिंग जो भी फैक्ट्स हमने दिए हैं क्या उसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकता है, क्या उसको अप्लाई करके देख सकता है। अगर हमें ये चीज़ चेक करनी है तो हम क्वेश्चन में, टेस्ट पेपर में हम इसी तरह के क्वेश्चन रखेंगे जिसमें कि अप्लाई, जो एप्लीकेशन एबिलिटी है उसका बच्चों का पता चल सके। जैसे कि हम अगर मैथ्स का कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चन रखेंगे जिसमें बच्चों को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़े, ठीक है। या कोई फिजिक्स वगैरह का टेस्ट है तो उसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट रखेंगे या हम एग्जांपल्स पूछेंगे उससे रिलेटेड, ताकि हमें ये पता चल सके कि क्या बच्चा उसको डेली लाइफ से रिगार्डिंग अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, हम जिस गुण को मेज़र करना चाहते हैं, जिस क्वालिटी को हम मूल्यांकन करना चाहते हैं, इवेल्युएट करना चाहते हैं, अगर हमारा टेस्ट, अगर हमारा टूल, अगर हमारा मेथड उसी क्वालिटी को मेज़र कर रहा है तो टेस्ट का ये गुण, मेथड का ये गुण ही वैलिडिटी या वैधता कहलाती है। मान लीजिए हमें तो चेक करना है कि बच्चे ने इस टॉपिक में अप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता डेली लाइफ में, लेकिन हमने उससे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को पूछ लिया है, तो हमें पता चलेगा कि बच्चा अप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता, नहीं। हमें सिर्फ बच्चे की रोट मेमोरी का पता चलेगा कि बच्चे ने जो हमने पढ़ाया उसको कितनी अच्छी तरीके से याद कर लिया, रट लिया, हमें सिर्फ यह पता चलेगा, तो वो टेस्ट वैलिड नहीं कहलाएगा। तो वैलिडिटी क्या होती है ये हमने एग्जाम्पल पहले दिया ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में बन सके। अब आप डेफिनेशन देखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे अच्छा उपकरण यानी कि टूल या विधि मतलब मेथड उस विशेषता को मापने में सक्षम होना चाहिए जिसके लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। यानी कि कोई भी टूल, मेथड या टेस्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं बच्चे का मेजरमेंट करने के लिए, तो वो उसी क्वालिटी को मेजर करना चाहिए जिस क्वालिटी को मेजर करने के लिए हमने वो टेस्ट बनाया है। अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चे की एबिलिटी का हमें पता चले, बच्चे की एप्लीकेशन पावर का हमें पता चले, तो हम उसी टाइप का टेस्ट बनाएंगे। अगर हमें ये चाहिए कि बच्चे ने कितनी रोट मेमोरी है, कितनी याद कर लिया है, अगर हमें ये चीज़ पता करनी है तो उसी अकॉर्डिंग टेस्ट जो है वो हम बनाएंगे, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर इन शॉर्ट में इस पूरी समरी का एक कंक्लूजन ये आया है कि जिस चीज़ के लिए, जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए, जिस गुण को मेज़र करने के लिए हमने कोई टेस्ट बनाया है, अगर वो टेस्ट उसी गुण को मेज़र कर रहा है तो उस टेस्ट को हम वैलिड कहेंगे, उस टेस्ट को हम वैध कहेंगे, और टेस्ट के इस गुण को, इस क्वालिटी को हम वैलिडिटी यानी कि वैधता कहेंगे। अगर वो टेस्ट ऐसा नहीं करता है कि जिसके लिए हमने ये टेस्ट बनाया है उस गुण को नहीं माप पा रहा है, तो वो टेस्ट इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अवैध हो जाएगा वो टेस्ट। तो यहाँ पर वैलिडिटी क्या होती है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद क्रोनबेक ने इसका डेफिनेशन दी है, वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही चीज मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी यानी कि वैधता के प्रकार। अलग अलग तरीके की जो होती है वैधता होती है, टाइप्स होते हैं, जैसे कि कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी और कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी। कंटेंट यानी कि सामग्री की वैधता, इसको भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मानदंड संबंधी वैधता, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इनको अब एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में हम जान लेते हैं, इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ ब्रीफ में हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। अगर एग्जाम में आपका वैलिडिटी क्वेश्चन आता है, इस तरह का आपका आता है, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले टाइप्स लिखकर इस तरह का एक चार्ट बना देंगे और चार्ट में सभी जो टाइप्स है उनको मेंशन कर देंगे ताकि एक चार्ट में ही एग्जामिनर को सब कुछ देखने को मिल जाए। और उसके बाद नेक्स्ट पेज से, अगर उसी पेज पर जगह बच रही है तो उसी पेज से एक एक पॉइंट को लेंगे, एक एक हेडिंग को लेंगे और उसके अंदर 2-3 लाइन में उसको थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका आंसर लॉन्ग भी हो जाएगा और आंसर इफेक्टिव भी हो जाएगा। एग्जामिनर चार्ट को, पेपर को देखते ही जो है, आपका जो चार्ट देखेंगे उसको देखते ही आपके मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। तो ये चीज़ तरीका है, हर एक क्वेश्चन पर अप्लाई होता है कि जब भी ऐसा कुछ टेस्ट टाइप्स वगैरह लिखने हो तो पहले चार्ट पेपर पर मेंशन कर दीजिए हर एक टाइप को, और उसके बाद हम जो है आगे का डिस्कस कर लेते हैं धीरे धीरे। तो चलिए इनको बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं ब्रीफ में। देखिए इसमें क्या है, पहला आपका कंटेंट वैलिडिटी है, सामग्री की वैधता। सबसे पहला है आपका फेस वैलिडिटी, चेहरे की वैधता। फेस वैलिडिटी मतलब अगर हमारे पास टेस्ट है, टेस्ट को देखकर अगर हम ऊपर ऊपर से देखकर अगर हम ये पता चला पा रहे हैं कि क्या इस टेस्ट में जो क्वेश्चंस रखे गए हैं वो उन गुणों को, उन क्वालिटीज़ को मेज़र कर रहा है जिन क्वालिटीज़ को हमें मेज़र करना है, तो ये होती है फेस वैलिडिटी। लॉजिकल वैलिडिटी मतलब तार्किक वैधता। जब हम ये देखते हैं कि सभी के सभी जो भी मटेरियल इसमें रखा गया है टेस्ट में, वो सभी मटेरियल लॉजिकली रखा गया है कि नहीं रखा गया है, तब वो होती है आपकी लॉजिकल वैलिडिटी।
नेक्स्ट है सैम्पलिंग वैलिडिटी। सैम्पलिंग वैलिडिटी क्या होती है, हम कोई भी टेस्ट कोई भी मेजर कर रहे हैं वो एक पॉपुलेशन पर, एक सैंपल पर मेजर करते हैं। यानी कि मान लीजिए आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, तो हम 20 बच्चों के क्वालिटीज़ को मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। तो सैम्पलिंग वैलिडिटी ये होती है कि 20 बच्चों के हमने गुणों को मापने के लिए एक टेस्ट बनाया, तो वो 20 बच्चों में से कितने बच्चों के या किस हद तक, किस लिमिट तक जो है उनके गुणों को मेजर कर पा रही है, कितनी वैलिड है, उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग वैलिडिटी। इसके बाद आती है आइटम वैलिडिटी। यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है या टेस्ट होता है, उसमें अलग अलग तरीके की आप क्वेश्चंस रखते हैं, अलग अलग तरीके के स्टेप्स रखते हैं, जैसे लॉन्ग हो गए, शॉर्ट हो गए, वेरी शॉर्ट हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, हर तरह के आप क्वेश्चंस रखते हैं अलग अलग तरह के। तो हर एक आइटम्स यानी कि हर एक पद अपने अपने रूप से जिस चीज़ के लिए वो रखे गए हैं, जिस क्वालिटी को मेजर करने के लिए वो रखे गए हैं, क्या वो उन क्वालिटी को मेजर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं आइटम वैलिडिटी। इसके बाद आता है क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी। मतलब हमारे कुछ मानदंड होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं। अगर वो टेस्ट हमारे उन नॉर्म्स पर खरा उतरता है, उन्हीं नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं मानदंड संबंधी वैधता या क्राइटेरिया रिलेटेड वैधता। इसमें आपकी कॉन्करेंट आ जाती है, प्रिडिक्टिव आती है। कॉन्करेंट यानी कि पहले से हमारे कुछ मानदंड, कुछ नॉर्म्स, कुछ क्राइटेरियाज फिक्स्ड होते हैं, अगर वो टेस्ट हमारे उन क्राइटेरिया पर खरा उतरता है तब हम उसको कहेंगे कॉन्करेंट वैलिडिटी। और अगर प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या है कि हमारे पास कुछ प्रिडिक्टिवली भी मानदंड होते हैं कि आगे ऐसा होना चाहिए या ये क्राइटेरिया होने चाहिए, अगर हमारे टेस्ट उन मानदंड पर, उन क्राइटेरिया पर खरा उतरता है तो वो कहलाएगा प्रिडिक्टिव वैलिड टेस्ट। इसके बाद कंस्ट्रक्टिव है, यानी कि रचनात्मक टेस्ट है, रचनात्मक वैलिडिटी है। इसमें क्या कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी में, इसमें नाम से पता चल रहा है कॉन्स्ट्रक्टिव है, रचनात्मक है, यानी कि कुछ ना कुछ क्रिएटिवली है। जब हम बच्चों के उनकी मेंटल एबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों को एनालाइज करते हैं, थ्योरेटिकल एनालाइज करते हैं, और उसके बाद जब किसी टेस्ट का निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं अच्छी तरीके से, जिससे कि टेस्ट के बाद बच्चों पर वो उतना इफेक्टिव बिहेवियर भी नज़र आता है, हम देख पाते हैं कि हाँ बच्चों में चेंज आ रहा है, तब उसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स है, इसमें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऊपर से हमें सिर्फ टाइप्स का नाम सभी के याद रखनी है और इनके बारे में हल्का हल्का एक एक दो लाइन में हमें डिस्कस कर देना है। इसके बाद आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि आपके टेस्ट की वैलिडिटी को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरमेंट्स, यानी कि मापन के उद्देश्य। हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्लियर होने चाहिए कि हमें क्या मापना है। अगर हमें यही नहीं पता है कि हमें क्या मेजर करना है, क्या इवेल्युएट करना है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को, कौन से क्वालिटी को मेजर करना है, तो हम टेस्ट कैसे बनाएंगे और वो टेस्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मेजरमेंट के वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए कि हाँ हमें ये चीज़ मेजर करनी है। इसके बाद है वेटेज गिवन टू कंटेंट। हम अपने टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस रखते हैं, जो भी कंटेंट हम डाल रहे हैं, उन हर एक कंटेंट को हम सही वेटेज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये भी वैलिडिटी पर अफेक्ट करता है। मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन हमने रखा बच्चे का, ठीक है, हम एप्लीकेशन, चलिए हमने कोई प्रैक्टिकली क्वेश्चन रखा जिससे हम एप्लीकेशन क्वालिटी को मेजर करना चाहते हैं बच्चे की, तो उसको तो हमने रखा 2 नंबर का। वहीं पर अगर हमने एक लाइन का क्वेश्चन रख दिया जिसमें रोड मेमोरी का हमें पता करना है, वो हमारे 4 नंबर का रख दिया, तो इसका मतलब वेटेज जो है कंटेंट को वो हमने सही नहीं दिया है। तो कंटेंट को हम कितना वेटेज दे रहे हैं वो भी आपके टेस्ट की वैलिडिटी पर अफेक्ट करता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, हम क्वेश्चन में किस टाइप के हम टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये भी एक जो है फैक्टर है जो कि आपकी टेस्ट की वैलिडिटी को अफेक्ट करता है। डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस का क्या डिफिकल्टी लेवल है, हम जिस चीज़ को मेजर कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए। ऐसे नहीं हम चीज़ तो हाई लेवल की क्वालिटी मेजर करना चाहते हैं लेकिन जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल ईजी लेवल के थे। जैसे मान लीजिए आपका सीटेट का एग्जाम्स होते हैं, अब सीटेट का लेवल बहुत अच्छा होता है, अच्छा खासा लेवल होता है, लेकिन अगर उसमें बिल्कुल इजी क्वेश्चंस पूछे जाए तो क्या वो टेस्ट वैलिड रहेगा, नहीं रहेगा। तो डिफिकल्टी लेवल भी अकॉर्डिंग होना चाहिए कि हम किन मेजर को, किन क्वालिटी को टेस्ट करना चाहते हैं। लैंग्वेज ऑफ टेस्ट आइटम्स, जो हमने क्वेश्चंस लिखे हैं, जो भी हमारा कंटेंट है हमारे टेस्ट में, उसकी लैंग्वेज कैसी है। अगर हमने उसकी लैंग्वेज बिल्कुल सही लिखी है, नॉर्मल लिखी है, तो वो टेस्ट वैलिड रहेगा ताकि हर एक बच्चे के वो इजीली समझ में आ सके। अगर लैंग्वेज ही हमने हार्ड रख दी, बच्चे के समझ ही नहीं आ रहा है आप एग्जैक्टली पूछना क्या चाहते हैं, तो वो टेस्ट इनवैलिड रहेगा। इसके बाद है लेंथ ऑफ अ टेस्ट, परीक्षण की लंबाई। जो आपकी लेंथ है वो भी एक सुटेबल लेंथ होनी चाहिए टेस्ट की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 2 घंटे का टाइम रखा है और टेस्ट में क्वेश्चंस दे दिया आपने 20 और वो बच्चा कर ही ना पाए, तो वो इनवैलिड होगा। या टाइमिंग भी नहीं होगी तो 3-4 घंटे का अगर आपने टेस्ट रख दिया तो बच्चा कर ही नहीं पाएगा, इतनी टाइम तक लगातार उस चीज़ को नहीं कर पाएगा। तो जो लेंथ होनी चाहिए टेस्ट की वो एक सुटेबल होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, जिस भी चीज़ को मेजर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही।
ठीक है, जैसे आप ही देख सकते हैं सीटेट में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दी जाती है। 150 क्वेश्चन होते हैं तो 150 ही मिनट आपको दी जाती है। ऐसा तो नहीं अगर आपको वहाँ पर 150 क्वेश्चन के लिए जो है 2 घंटे 150 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे दे दिए जाए तो वो लेंथ क्या रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी। तो लेंथ सुटेबल होनी चाहिए, लेंथ के अकॉर्डिंग ही टाइम होना चाहिए। तो कुछ फैक्टर्स है जो आपके टेस्ट की वैलिडिटी को अफेक्ट करते हैं। आगे चलते हैं, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट द वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट। किसी टेस्ट की वैधता को जांच करने के हम कौन कौन से मेथड्स अपनाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा जंजाल सा आपको देखने को मिलेगा बुक में, बहुत सारे मेथड्स हैं, हर एक मेथड के अपने अपने रूल्स हैं, अपने अपना फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट द वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट डालेंगे। ये 4 आपके तरीके हैं, 4 मेथड्स हैं आपके फाइंड आउट करने के कि हम कैसे टेस्ट की वैलिडिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 के 4 को आप एक चार्ट बनाकर इन चारों के चारों को मेंशन कर देंगे। आपने हेडिंग डाली, उसमें आपने 4 सेक्शन बनाए और चारों जो टेस्ट है उनको मेंशन कर देंगे। उसके बाद चारों के चारों मेथड्स में से एक वो मेथड जो आपको इजी लगता है, जो आपको सही लगता है, जो आपको अच्छे से याद हो जाता है, उस मेथड को पकड़िए और उसको बिल्कुल डिटेल से डिस्कस कर दीजिए। बाकी मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि वैलिडिटी से आप क्या समझते हैं, वैधता से आप क्या समझते हैं, तो उसमें आपको शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ लिखना होगा। तो आंसर तो आपके पास अच्छा खासा बड़ा है, अलग से सिर्फ और सिर्फ ये नहीं आएगा कि वैलिडिटी को जांच करने के मेथड्स बताइए और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, नहीं, इस तरह का नहीं आएगा। अगर बाई चांस 1% आ भी जाता है तो भी उसमें वैलिडिटी, आप पहले वैलिडिटी डिस्कस करते हैं, वैलिडिटी के टाइप्स डिस्कस करते हैं, उसके फैक्टर डिस्कस करते हैं, तो ये सब डिस्कस करते करते आपका आंसर अच्छा खासा लंबा हो जाता है। तो चारों के चारों मेथड्स को आप अलग अलग डिस्कस करेंगे, जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक मेथड कोई भी आप ले लीजिए जो आपको ईजी लगता हो, अच्छा लगता हो, वो आप ले लीजिए और उसको वहां पर डिस्कस कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक मेथड लिया हुआ है, सिंपल कोरिलेशन मेथड। इसमें क्या करना है, आपको इसके फॉर्मूला लर्न करना है और इसके बारे में जरा सा लास्ट की जो 2-4 लाइन होगी हर एक फॉर्मूले में आपको देखने को मिलेगी, ये मेथड्स याद करना है। इसका कोई भी क्वेश्चन या एग्जांपल आपको याद नहीं करना है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला मैंने ये वाला इसलिए लिया है कि वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स, ये आपके जो तीनों चारों हैं इनमें काफी तरह से ये वाला जो फॉर्मूला है काफी हद तक आपस में सिमिलर मैच करता है। जब आप इन सभी फॉर्मूलों को एक साथ एक पेज पर लिखेंगे तो आपको इनमें डिफरेंस भी पता चल जाएगा और याद करने में आसानी होगी। बाकी फॉर्मूले थोड़े डिफरेंट है, आप ज्यादा फॉर्मूले याद करेंगे मिक्सअप हो जाएगा तो उससे आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैंने ये वाला मेथड लिया हुआ है, सिंपल कोरिलेशन मेथड। इसका ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में कौन सी टर्म्स क्या मेंशन कर रही है वो यहाँ पर दिया हुआ है। लास्ट में व्हेन द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आर यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, जब आर की वैल्यू हाई होगी और पॉजिटिव होगी तो वैलिडिटी लेवल ऑफ द टेस्ट इज हाई। मतलब आर की जो वैल्यू होगी जितनी ज़्यादा हाई होगी और पॉजिटिव होगी तो टेस्ट उतना ही ज़्यादा वैलिड होगा। अगर जो वैल्यू है वो नेगेटिव में जा रही है या कम जा रही है तो मतलब टेस्ट कम वैलिड है, और अगर नेगेटिव में जा रही है तो टेस्ट इनवैलिड है। ये लाइन आप ज़रूर लिख देंगे उसमें। ठीक है, अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब टेस्ट वैलिड है, और आर की वैल्यू जितनी हाई जाएगी उतना ही ज़्यादा टेस्ट वैलिड रहेगा। अगर आर की वैल्यू नेगेटिव है तो टेस्ट इनवैलिड है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, जितनी कम वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा वैलिडिटी कम रहेगी टेस्ट की। इसके बाद एक फॉर्मूला है लेंथ ऑफ अ टेस्ट एंड वैलिडिटी। टेस्ट की लेंथ और वैलिडिटी को चेक करने के लिए, एक परीक्षण की वैधता की लंबाई को चेक करने के लिए आपका ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको आप देख लेंगे। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आपको इसमें याद करना है। इसके बाद है आपका मेजर्स ऑफ इनहेंसिंग द वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट, एक परीक्षण की वैधता को बढ़ाने के उपाय, यानी कि कैसे हम टेस्ट की वैलिडिटी को इनहेंस कर सकते हैं। आपने देखा कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि टेस्ट की वैलिडिटी को अफेक्ट करते हैं। बस जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, जो फैक्टर्स टेस्ट की वैलिडिटी को घटाते हैं, उन्हीं को ही इम्प्रूव कर दो, आपकी जो टेस्ट की वैलिडिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे कि मेजरमेंट ट्रेट्स एम्स ऑब्जेक्टिव शुड बी डिटरमाइंड एंड क्लियरिफाइड। मैंने उसमें कहा था सबसे पहला कि जो टेस्ट का ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होने चाहिए, अगर क्लियर नहीं है तो आपकी टेस्ट की वैलिडिटी कम हो जाएगी। तो इम्प्रूवमेंट में वही चीज़ आपने लिख दी फर्स्ट पॉइंट में कि जो हमारे एम्स ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। वेटेज ऑफ द मेजरेबल ट्रेट्स एम्स ऑब्जेक्टिव शुड बी डिटरमाइंस, हम एम्स ऑब्जेक्टिव्स को कितना वेटेज दे रहे हैं, हम अपने कंटेंट को कितना वेटेज दे रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पहले से ही डिटरमाइन होना चाहिए। लेवल ऑफ डिफिकल्टी सही होनी चाहिए। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सिंपल होने चाहिए और हैविंग वन मीनिंग, यानी कि ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जिसका मतलब एक ही हो, ऐसा ना हो कि जिसके आंसर ही 2 या 2 से ज़्यादा हो रही हो। जैसे कई बार आप देखते हैं कि सीटेट वगैरह के टेस्ट में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन जो है हमें सही लगते हैं।
ठीक है, एक ऑप्शन उनका आंसर नहीं होता बल्कि 2 ऑप्शन भी उनके सही आंसर होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक वैलिडिटी को घटाने वाली चीज़ है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो लैंग्वेज है क्वेश्चंस की वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, उसका एक ही आंसर होना चाहिए। लेंथ ऑफ द टेस्ट शुड बी एज रिक्वायर्ड, मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी ही लेंथ होनी चाहिए। क्लियर इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन ऑन द टेस्ट। क्लियर इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन ऑन द टेस्ट। टेस्ट पर बिल्कुल सभी के सभी जो भी निर्देश हैं वो बिल्कुल क्लियरली दिए जाने चाहिए कि आपको टेस्ट कैसे करना है। हर एक टेस्ट के ऊपर जो है शुरू में इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती है, तो वो इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ये है कुछ आपका वैलिडिटी का टॉपिक था। अगर अब वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ आया हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और इसी तरह की वीडियो को जो है बनाने के लिए हम प्रोत्साहन हमें मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने आगे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में जो है शेयर कीजिए, और चैनल के साथ बने रहने के लिए, इसी तरह की और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।